हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही सभी को मेरी? यस मैम। ओके ओके, शैल वी बिगिन मैम टॉपिक? पर कट कट के आ रही है। कट के आ रही है आवाज? यस मैम। शैल वी बिगिन द टॉपिक? स्टार्ट करें क्लास अपनी हम लोग। जो टॉपिक हमारा रहेगा वो कल का ही टॉपिक था हमारा। उसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे कल आप लोगों के साथ, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 8। ओके, ऑडिबल हूं मैं सभी के लिए? यस मैम। ओके ओके। कॉन्सेप्ट नंबर 8 इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो रिलेट करता है वो करता है आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के केस में। ठीक है, मैं साथ साथ में लिख रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को भी इजी हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे, अगर तो आप लोगों को ध्यान हो प्रोनाउन के टॉपिक में हमने बात की थी जिसमें हमारे पास हु, व्हिच एंड दैट, ये तीन हमने यूज किए थे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और मैंने आपको साथ ही में बताया था कि जब हु हम यूज करते हैं, हम हु को विद पर्सन यूज करते हैं, विच को हम थिंग के लिए लेते हैं, और दैट को विद बोथ पर्सन एज वेल एज थिंग के साथ यूज करते हैं। ठीक है ना? तो इन तीनों का यूसेज कैसे करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, हमने वो ध्यान रखना है। ठीक है ना? कभी भी सेंटेंस अगर तो आपको बिगिनिंग दिखे कंस्ट्रक्शन उसकी वन ऑफ द के साथ, अगर सेंटेंस में आपको वन ऑफ द दिखता है, साथ में नाउन हमारा प्लूरल होता है। देखो हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो ये सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है। ठीक है ना? नाउन अगर हमारा होता है प्लूरल और साथ ही में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की कॉन्सेप्ट अप्लाई किसके लिए हो रहा है? रिलेटिव के लिए हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन दिखे आपको, ठीक है, तो वर्ब जो होगी हमारी हमेशा कैसी होगी? हमारी वर्ब प्लूरल ही होगी। रूल नंबर 1 या आपको ट्रिक नंबर 1 बोल दो कि वो सेंटेंसेस जिसमें वन ऑफ द दिखता है आपको, साथ में नाउन प्लूरल दिखता है, जैसे कार की जगह कार्स हो जाता है, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दिखता है, इनमें से कोई एक हु, व्हिच, दैट दिखता है, तो हमेशा वर्ब क्या लेनी है आपको? प्लूरल ही लेनी है। कैसे करना है? एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल, शी इज one of the girl who have completed the work on time। मान लो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, शी इज वन ऑफ द, देखो ये दिख रहा है आपको वन ऑफ द। सेंटेंस में कैसे एग्जाम में आता है आपको? इसके बीच में ऐसे लगा होगा, यहाँ पे मान लो स्लैश लगा होगा, यहाँ पे भी स्लैश लगा हो जाता है। ठीक है ना? देन इस फॉर्म में स्लैश के फॉर्म में आपको ये चीजें आ जाती हैं एग्जाम में। अगर स्लैश दिखेगा आपको तो क्या दिया होगा आप लोगों को? मान के चलो मैं स्लैश रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, स्लैश नहीं दिया होगा तो यहाँ पे ब्लैंक ही, हैव की जगह ब्लैंक दिया होगा आपको। तो आपको देखना है कि चीजें कैसे यूज करनी है। ठीक है ना? या यहाँ पे जो ये हु है इसकी जगह लिखा होगा दैट या विच लगा होगा, तो आपको इनका ध्यान रखना है। मैंने अभी कहा वन ऑफ द है तो नाउन क्या होना चाहिए हमारा? प्लूरल। क्या मैंने यहाँ पे नाउन प्लूरल यूज किया है? नहीं किया है, तो मेरी गड़बड़ कहाँ पर है? इस पार्ट में है। गर्ल की जगह क्या होना चाहिए? गर्ल्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे एस लगा देती हूँ। उसके आगे देखो, वन ऑफ द नाउन प्लूरल, आगे रिलेटिव प्रोनाउन लड़की है तो हम हु ही यूज करेंगे, बिकॉज विद पर्सन वी ऑलवेज यूज हु। उसके बाद वर्ब क्या है हमारी? प्लूरल है, मैंने हैज की जगह हैव लिया है। कुछ बच्चे यहाँ पे हैज आगे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आपको मैंने 3 तरह के से एग्जाम में बता दिया क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है आपको। ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट ट्रिक जो इसकी है दैट इज विद वन ऑफ। अगर सेंटेंस में दिखता है आपको वन ऑफ, साथ में आपको दिख जाए सेम वे में प्लूरल नाउन, साथ में
फर्क क्या होगा यहाँ पे, वहां पे मैंने लिखा था रिलेटिव प्रोनाउन होगा, यहाँ पे नो आर पी। अगर ऐसा दिख जाए आपको कंस्ट्रक्शन, तो वर्ब क्या होगी आपकी, हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। वहां था वन ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे वन ऑफ आर्टिकल द नहीं है, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर। मेरा एक डिजायर, शौक है कि मैं क्या बनूं, डॉक्टर बनूं, तमन्ना है मेरी कि मैं डॉक्टर बनूं। वन ऑफ है, उसके बाद नाउन कैसा है, प्लूरल, मैंने डिजायर नहीं लिखा, मैंने डिजायर लिखा हुआ है क्योंकि वन ऑफ था। उसके आगे हमने कहा कि नो रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमने कोई भी हु विच दैट का यूज नहीं किया है। और साथ में ही वर्ब क्या होनी चाहिए आपकी, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, तो हमने सिंगुलर वर्ब ही लगाई हुई है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इज का यूज किया हुआ है, इज टू बिकम, ना कि आर टू बिकम, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक जो इनकी होती है रिलेटिव प्रोनाउन के केस में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, ओनली वन वाला कॉन्सेप्ट। अगर सेंटेंस में ओनली वन दिख जाए आपको, साथ में सेम प्लूरल नाउन हो, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन भी दिया हुआ हो आपको, ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो आपकी, अगेन वर्ब क्या होती है आपकी, सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, दिस इज this is the only book written by Ram which is interesting. which is interesting, ठीक है। अगर एग्जाम्पल को देखा जाए, दिस इज द ओनली वन, इसके बाद नाउन हमारा प्लूरल है, मैंने यहाँ पे बुक्स का यूज किया है, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अब यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, आपको वो भी ध्यान रखना है। अगर बुक है मतलब वो चीज है, तो मैंने उसके लिए क्या यूज किया यहाँ पे, विच, ठीक है ना। साथ में वर्ड क्या है, सिंगुलर इज है, और साथ में इंटरेस्टिंग लिखाना है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। दिस इज योर कॉन्सेप्ट नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 9, तो हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, द नॉलेज ऑफ राम्स एंड श्याम्स properties which is which were inherited by them has made me think that they are millionaire। मान लो ये एग्जांपल लिखी आती है आपके सामने, the knowledge of Ram's and Shyam's properties made me think that they are millionaires। अब अगर एग्जाम्पल को देखा जाए ध्यान से, तो देखो कभी कभार सेंटेंस क्या होता है, लंबे होते हैं, कभी कभी शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं हमें एग्जाम में, लंबे सेंटेंस में भी एरर्स फॉर्म होते हैं। यही चीज आपको एरर की फॉर्म में स्लैश दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि विच पार्ट हैज एन एरर, ठीक है ना। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, कभी कभार सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जिनको हम डबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या मोर देन वन सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर इस केस में हम ध्यान दें, तो यहाँ पर भी क्या है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, और देखा जाए हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी है और नॉलेज भी है, लेकिन हमारा फॉरमोस्ट फोकस इस पे होता है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, और इस सेंटेंस में जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है। देखो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट है, लेकिन उसका नॉलेज, द नॉलेज ऑफ राम्स एंड श्याम्स,
कुछ बच्चे सब्जेक्ट सोचते हैं किसी भी इंसान को, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय तो राहुल सब्जेक्ट है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी राम एंड श्याम तो हैं, लेकिन वो नाउन का काम कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है हमारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं। किसके नॉलेज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो द नॉलेज ऑफ राम एंड श्याम प्रॉपर्टीज में से यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, ये नॉलेज हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे नॉलेज है तो ध्यान दीजिए, जो नॉलेज है खुद में कौन सा नाउन होता है, दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, हमेशा मैंने कहा था ये वैसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो खुद में क्या है, वन ही होता है। जो खुद में वन होता है उसके लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं, उसके साथ हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। तो मतलब वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब ही होगी यहाँ पे। तो इस सेंटेंस में अगर देखा जाए आगे जाके तो वर्ब यूज किए विच क्यों लगा यहाँ पे, बिकॉज नॉलेज की बात चल रही है ना, राम और श्याम की बात नहीं चल रही, तो हमने विच लगाया, हमने यहाँ पे हु यूज नहीं किया हुआ है। विच वर इनहेरिटेड बाय देम, या हमने हैज यूज किया है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती से हैव कर लेते हैं, ठीक है ना, हैव नहीं करेंगे। अगर हम नॉलेज को देखें तो नॉलेज खुद में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने का मतलब क्या है, वो खुद में सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पे हैज आएगा, ना कि हैव आएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट नंबर कंसेप्ट नंबर 10। और कंसेप्ट नंबर 10 शॉर्टकट ट्रिक की फॉर्म में एप्लीकेबल होता है कुछ वर्ड्स के साथ। जैसे कभी कभार सेंटेंस में लिखा होता है आपके सामने अ नंबर ऑफ या a variety of या a majority of। अगर कभी भी आपको सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन दिखे बहुत सारे की, जैसे कि अ नंबर ऑफ का मतलब भी बहुत सारे होता है, अ वैरायटी ऑफ भी बहुत सारे होता है, अ मेजोरिटी ऑफ भी बहुत सारे होता है। अगर आपको इनके पहले आर्टिकल आ दिखता है तो हमेशा वर्ब क्या रहेगी हमारी, वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल। वही चीज अगर आपको आ की जगह दा के साथ दिखे कि द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ द वैरायटी ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ, अगर कंस्ट्रक्शन आपको ऐसी दिखती है आपकी तो हमेशा वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर होगी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। जब भी आपको बहुत सारे दिखे, लेकिन फर्क क्या दिखता है, जब कभी उनको स्टार्ट किया हमने आर्टिकल आ के साथ तो हमारी वर्ब हमें सेंटेंस में देखनी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लूरल होनी चाहिए। और वही चीजें अगर हमारे सामने दा से स्टार्ट की हो तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश 50, और सेम टाइम पे एग्जाम्पल लिखी होती है a number of students dash waiting outside। ये तो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, एक मैंने स्टार्ट की है दा से और एक मैंने स्टार्ट की है आ से स्टार्ट की, ठीक है ना। अभी मैंने कहा अगर दा से दिखता है आपको कंस्ट्रक्शन नंबर वाला तो आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश 50। अब यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, इज होगा। सेम टाइम पे अगर आप दूसरी एग्जाम्पल को देखोगे अपनी, वहां लिखा है मैंने आ नंबर, अगर आ लिखा है तो वर्ब क्या होनी चाहिए हमारी, वर्ब हमारी होनी चाहिए प्लूरल। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, आर वेटिंग आउटसाइड आएगा, ना कि दा आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को आवाज आ भी रही है मेरी या नहीं? Yes, ma'am. आ रही है। ओके ओके। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैं एक आध आपको बता देती हूँ।
आप लोगों ने ध्यान रखना है कैसे। मान लो लिखा होता है ऋतु as well as slash some of her friends have fallen in हैज लगेगा हैव की जगह। love with सोनू। अगर मैं इतना ही फिलहाल सेंटेंस लिखती हूँ आप लोगों के सामने, रेस्ट आपके सामने सेंटेंस नहीं है। मान लो एग्जाम में एरर आ रहा है आपको, देखो आप लोगों ने ध्यान क्या रखना मैम है। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आवाज आ रही है? यस मैम अब ठीक है। मान लो एग्जाम में सेंटेंस कुछ इस तरीके का आपको आ रहा है, ठीक है ना, एरर फॉर्म में आ रहा है। आपको सेंटेंस को बाकी पढ़ने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए अननेसेसरी। आपको बस ध्यान रखना है किसका, कॉन्सेप्ट्स का, एज वेल एज। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने ये एज वेल एज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने इसमें कल ही बात की थी एज वेल एज वाले की, ठीक है ना। तो जब भी एज वेल एज आता है या वर्ड्स लाइक, और कौन से वर्ड से, विद होगा, अलोंग होगा, बी नॉट होगा, अनलाइक होगा, ऐसे वर्ड्स होंगे, तो जो वर्ब होती है वो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है, फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ऋतु है। ऋतु खुद में क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आना चाहिए था, हमारा आंसर यहाँ पे हैज आना चाहिए था। क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, यस ma'am. मैम। सेम तरीके से अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आप लोग लिखते बनो अपनी कॉपीज पे यार, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट स्लैश गुड, सो वी हैव suggested to him slash that he should read Gandhi, comma Nehru and Marx slash no error। लिख लिया आप लोगों ने कॉपीज पे ये वाला सेंटेंस अपनी? अगर मान लो एग्जाम में यही लिखा आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये लास्ट में लिखा है नो एरर, ओके, नो एरर, फुल स्टॉप। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी सजेस्टेड टू हिम, so we suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Marx, no error। आपको एरर फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्या, यहाँ पे वर्ड पॉलिटिक्स यूज हुआ है, और दो वर्ड होते हैं हमारे पास दो वर्ड सेम होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, पॉलिटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, फील्ड ऑफ स्टडीज, है ना, जो हम लोग मास्टर्स में लेते हैं। और एक होता है हमारा पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल बिलीफ, पॉलिटिकल आइडिया, जो हमारे नेता लोग यूज करते हैं। तो जो हमारा पॉलिटिकल बिलीफ होता है, बिलीफ जो होता है ये पॉलिटिकल, ये हमेशा क्या होता है हमारा, प्लूरल होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो सब्जेक्ट, अगर वो काम कर रहा है आपका, नॉर्मली कोई सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो क्या होता है हमारा मैथमेटिक्स, इसमें ऑलरेडी इसका प्लूरल दिया हुआ है, तो हम हमेशा इज यूज करते हैं, ना कि आर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, हिज पॉलिटिक्स, इसकी जगह हिज पॉलिटिक्स आर नॉट, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। मैम आपकी आवाज थोड़ी धीरे धीरे आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। एक्चुअली मेरे माइक शायद खराब होंगे। आप मैं रिपीट करती हूँ ये सेंटेंस को, मैं रिपीट करती हूँ आप लोगों के साथ में। देखो इस सेंटेंस में जो पॉलिटिक्स है ना, कभी कभार हमने नाम में पढ़ा था, कभी कभार क्या होता है, एक सेंटेंस मतलब एक वर्ड के दो डिफरेंट मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे एक आर्म होता है और एक आर्म्स एंड एम्युनिशन होते हैं, है ना। एक आर्म बाजू होता है और एक आर्म हम सेंटेंस में यूज करते हैं एम्युनिशन की तरह। एक हमारे पास आयरन मेटल होता है, और आयरन ऑफ एक्यूज जो हो जाता है वो क्या होती है, हथकड़ी हो जाती है हमारे पास, है ना। तो इनके एक से ज्यादा मीनिंग हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है, नाउन्स के। तो यहाँ पे नाउन जो यूज हुआ दैट इज पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, अगर ध्यान से देखा जाए, दो मीनिंग निकल के आते हैं, एक सिंगुलर में निकल के आता है और एक प्लूरल में निकल के आता है। जो सिंगुलर का निकल के आता है पॉलिटिक्स, उसको हम बोलते हैं क्या, कोई फील्ड ऑफ स्टडी। मैं लिख रही हूँ फील्ड, ठीक है ना, ये सिंगुलर होती है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, ऑलरेडी एस लगा होता है ना, आप खुद से जोड़ते नहीं हो उसमें। फिजिक्स होता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स होता है। सेम टाइम पे एक पॉलिटिक्स होता है पॉलिटिकल बिलीफ, दैट इज प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना।
तो जो यहाँ पे सेंटेंस में बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल बिलीफ, पॉलिटिकल आइडियाज की बात की जा रही है, तो हिज पॉलिटिक्स इज नहीं आएगा। अगर तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज पॉलिटिक्स आर, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल बिलीफ की बात की जा रही है और वो खुद में क्या है, प्लूरल है। तो हमने कल ही पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, लॉयल होता है अपनी वर्ब के साथ। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए, साथ में प्लूरल ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट, यस मैम। समझ आ गया। एक और एग्जांपल करें या नेक्स्ट टॉपिक करें? एग्जाम्पल चलो एक और करवा देती हूँ मैं एग्जांपल। एग्जांपल लिखो आप लोग, ईच ऑफ द स्टूडेंट स्लैश whom I have chosen to take part slash in the cultural program to be performed slash in the city hall are up to the mark slash no error। सेंटेंस विजिबल है आप लोगों को? अब इसका मुझे आप यस लोग मैम। खुद बताओ मुझे यहाँ पे गड़बड़ क्या है। मैम जो हॉल हॉल है, हॉल के आगे इज आएगा आर की जगह। ये आप मुझे बताओ, ये मैम आएगा ये स्टूडेंट का स्टूडेंट्स आएगा। इज चलो आएगा आर की जगह। एक गलती यहाँ पर हमने ये भी की है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, चलो ठीक हो गया, ये हर कोई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे whom I have chosen to take part in the cultural program to be performed in the city hall are up to the mark और is up to the mark? इज यहाँ पे is क्यों आएगा शाबाश? ईच ऑफ मैम क्योंकि जो ईच है ये लगता है सिंगुलर के साथ। हाँ जी, मैम बट ईच ऑफ द होगा तो वो प्लूरल आएगा ना। यस, यहाँ पे ईच ऑफ के बाद एक हमने आर्टिकल द यूज किया हुआ है, ठीक है ना। ईच ऑफ द अगर बॉयज होता और ईच ऑफ बॉयज, फर्क है हाँ ना। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ के बाद दा लगा है तो यहाँ पे आर का आर रहेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, क्लियर है? यस मैम। शुड आई रब द स्क्रीन? स्क्रीन साफ कर दी जाए Yes, अब। sir. आप लोग भी साथ में इसका स्क्रीनशॉट फोटो खींच लिया करो साथ में, ठीक है ना। ये सारा का सारा जो हमने किया, ये सारा का सारा हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का किया, ठीक है ना। इसके बाद जो एक नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बड़ी बार उससे क्वेश्चन आते हैं, दैट इज ऑफ वॉइसेस, ठीक है ना। टॉपिक का नाम क्या है, वॉइसेस। और अगर ध्यान हो, हम लोगों ने क्लास में अच्छे से नरेशन की बात भी मैम की, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। क्लास में हमने नरेशन की बात भी कही थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो। सेम वे में हमारा वॉइसेस का टॉपिक रहता है, ठीक है ना। फर्क क्या है दोनों में, अगर नरेशन को आप देखते हो तो वहां पे आपको कॉमा के बाद डबल कॉमे वाली सीक्वेंस दिखती है, लेकिन इस टॉपिक में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ट्रिक बता रही हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन ट्रिक से बेटर है पहले कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो अगर हम वॉइस की बात की जाए तो सिंपली कहा जाता है अपनी बात को कहना, स्पीकर के वर्ड्स को हम वॉइस बोलते हैं कि उसने क्या कहा है, ठीक है ना। लेकिन साथ में डब्ल्यू वी फॉर वॉइस और वी फॉर हमारा वर्ब भी होता है, ठीक है ना। वॉइस का टॉपिक हमेशा इंटरलिंक्ड रहता है किससे, हमारे वर्ब से। और मैंने आपको वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है अच्छे से। तो आपको बस मैंने वर्ब इसलिए कहा बिकॉज माइंड में आपको ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव को भी रखना है। अगर वॉइस की बात करें तो हमारे पास जो ग्रामर में जो वॉइस है हमारे पास, वो दो तरह की होती हैं देखा जाए तो। एक होती है हमारे पास एक्टिव वॉइस और एक होती है हमारे पास पैसिव वॉइस, ठीक है ना। अब डिफरेंस क्या है इस एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, ठीक है ना, हम उसकी बात करेंगे पहले तो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखती हूँ पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अ लेटर इज रिटन बाय राम, या इससे भी बेटर पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक से एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई एम
राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही हूँ। टेंस कौन सा है ये हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैं आप लोगों को ही इसमें पूछूं कि भाई देखो इसमें क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास, आई हमारा यहाँ पर किसका काम कर रहा है? शाबाश, आई इज सब्जेक्ट। एम हमारा क्या है? यहाँ पे वर्ब है, बट कौन सी वर्ब है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और मैंने अभी कहा वॉइस और वर्ब रिलेट करते हैं, ठीक है ना। राइटिंग मतलब मेन काम, जो मेन टास्क हो रहा है, मेन एक्शन हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है। और आ लेटर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखना माइंड में, जब भी हम वॉइसेस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्शन तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। अब वर्ब की अगर हम बात करें कि वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है हमने, तो हमेशा ध्यान रखना पैसिव पॉसिबल ही कब होगा आपका? यहाँ पे पैसिव पॉसिबल ही किसका होता है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है उनको हम क्या बोलते थे? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते थे। तो आपको एक्टिव से जो पैसिव बनाना होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो वर्ब आपकी है वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए, मतलब उसके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मल मैंने कहा आपको कंस्ट्रक्शन क्या होती है हमारी? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। यहां लिख लेती हूं मैं एक्टिव। एक्टिव में क्या होना चाहिए हमारे पास? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव में होना चाहिए। और जब इसका पैसिव फ्रेम करते हैं अपना, तो आपको बस ध्यान क्या करना है? वर्ड्स की हेरा फेरी करनी है। अगर आपको दिख रहा है पहले में ऑब्जेक्ट लास्ट में था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा। सिर्फ बीच में एक्स्ट्रा क्या यूज करना है आपने? बी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो यूज हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ पहले? यस और नो? ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है, ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है। इतना क्लियर हुआ आप मैम लोगों आवाज नहीं को? आ रही इतना है। इतना क्लियर हुआ? हेलो। यस मैम। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल को लेके, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं। राम राइट्स अ लेटर। राम लेटर लिख रहा है। ये मेरे पास किसमें है अभी? एक्टिव में है। इसी का मैंने पैसिव फ्रेम करना होगा, तो एज पर दिस ट्रिक आपको ये चीज फॉलो करनी है। यहाँ पे राम राइट्स अ लेटर का क्या बनेगा? पैसिव। शाबाश, खुद से बोलो। अ लेटर क्या होगा? पहले आ जाएगा। अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। अब मैं आपको समझाती हूँ क्या किया मैंने। अगर आप पहले को देखोगे, एक्टिव वाले को, सब्जेक्ट के बाद मैंने वर्ब यूज किया नॉर्मल, और आगे मेरा अ लेटर यूज हुआ है, ठीक है ना। उसका जब पैसिव बनाया मैंने, तो क्या किया? सब्जेक्ट को मैंने लास्ट में ले लिया, राम को मैंने लास्ट में लिया। उससे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, बाई को मैंने यूज किया यहाँ पे एक वर्ड को, ठीक है ना। यार गलत हो गया। एक सेकेंड। बाय प्लस सब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्म लिख दिया मैंने यहाँ पे आपके सामने। राम राइट्स लेटर का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट क्या आएगा? पहले आएगा। अ लेटर पहले लिख दिया मैंने। बी फॉर्म में से क्या आएगा? राइट्स था तो मैंने इज लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म बी की क्या आएगी? बी रिटर्न आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। और बाय राम, ये जो मैंने बीइंग यूज किया है मैं बताऊंगी आपको मैंने कैसे यूज किया है। फिलहाल के लिए बेसिक जो हमने किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया है, वो आपको समझ आया। दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, इसको हम बोलते हैं बेसिक पैटर्न, ठीक है।
अब जो मैंने लिखा था ये बी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर में क्या, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। इसका कैसे यूज करना है, इसका भी 3 डिफरेंट वे में यूज करोगे। बी फॉर्म हमारे पास क्या क्या होती है, इज, एम, आर होती है। जब कभी इज एम आर होती है हमारे पास, तो हम कौन सा यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस टेंस कौन सा होता है हमारा, प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस जिसको हम बोलते हैं, वही होता है ना, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना। वही चीज जब हमारे पास वॉज और वर की फॉर्म में आ जाती है, तो टेंस क्या होता है हमारा, प्रेजेंट का, सॉरी, टेंस क्या होता है हमारा, पास्ट हो जाता है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं। वही चीज जब हमारे पास क्या होगी, बीन होगी, वो इसमें 2 चीज एक्स्ट्रा हैं, बीन और बीइंग। जब बीन होगी हमारे पास, तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है टेंस कौन सा यूज करना है आपने, परफेक्ट टेंस यूज करना है, ठीक है ना। और वही चीज जब बीइंग में आपके पास आएगी, तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी बीइंग होगा तो टेंस कौन सा होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है रिमाइंड करने की, जिन बच्चों को टेंसेस अभी भी लगता है कि उनके टेंसेस वीक रहते हैं, उनको उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो उनके लिए मैंने ये बेसिक ट्रिक दे दिया वॉइसेस के लिए, कि जब भी आपको बेस फॉर्म की बात की जाती है, बी फॉर्म जब यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो इज एम आर होगी, तो मान के चलोगे टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और वही चीज जब वॉज वर में होगी, तो हमारा टेंस पास्ट का होता है। अगर बीन लगा होगा तो परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और बीइंग होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। और टेंस हमने अच्छे से पढ़े थे कि टेंस क्या होते हैं हमारे पास, 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें क्या क्या थे हमारे पास, एक था हमारा सिंपल टेंस, ठीक है ना। सिंपल टेंस हमारे पास कितने होते हैं, सिंपल को हम इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, मतलब 3 हमारे पास ये होते हैं सिंपल टेंस। सेम में कॉन्टिन्यूअस हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास टेंस। कॉन्टिन्यूअस हमारे पास अगेन 3 होते हैं, लेकिन ट्रिक क्या रिमाइंड रखनी है, जब उसको आप वॉइसेस में यूज करोगे तो सिर्फ 2 की वॉइस बनती है कॉन्टिन्यूअस में, और वो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की तीनों वॉइस बनती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की, ठीक है ना। और फोर्थ है हमारा परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस, इसकी हमारी कोई भी वॉइस, नो वॉइस इज फ्रेम, इसकी कोई वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। सिंपल की तीनों वॉइस बनेंगी, कॉन्टिन्यूअस की 2 वॉइस बनती है, और परफेक्ट की 3 बनेंगी, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई वॉइस नहीं बनेगी। सो इन टोटल हमारे पास टेंसेस तो 12 हैं, लेकिन जब वॉइस फ्रेम करने की बात आती है, तो उनमें से सिर्फ 8, ओनली 8 टेंसेस की वॉइस बनती है, ओनली 8 टेंसेस की क्या बनती है, वॉइसेस फ्रेम होती है, ठीक है ना। समझ आया इतना। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन्हीं टेंसेस को लेके इनकी वॉइसेस को हम फ्रेम करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा टेंस सिंपल टेंस, सिंपल के तीनों केस बनते हैं, तो पहले हम प्रेजेंट टेंस ले लेंगे और उनकी वॉइस फ्रेम करेंगे, देन हम पास्ट को लेंगे, इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। पहला टेंस जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज प्रेजेंट टेंस ले रही हूँ मैं अभी, कौन सा अपना सिंपल टेंस ले रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट, इनडेफिनाइट टेंस। उसमें मैं फर्स्ट लेके चल रही हूँ आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट का सिंपल जिसको हम बोलते हैं। तो नॉर्मली एक्टिव कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और यहाँ पर जब नॉर्मल टेंस की बात करते हैं हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब का हमारे पास क्या होता है, एस या स्लैश ईएस, यही होता है ना हमारे पास। साथ में क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता है, ये एस और एस में ब्रैकेट में होती है, ये टेंसेज में होता है ऐसा, ठीक है ना। अब एक्टिव से अगर पैसिव बनाएंगे इस टेंस का हम लोग क्या करते थे, हेरा फेरी करेंगे वर्ड्स की, पहले ले लेंगे अपना ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब जब टेंसेज में पढ़ा है आप लोगों ने वर्ब की एस और एस, तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, इज, एम या आर, इनमें से यूज करते हैं ना एज पर द टेंस। और मैंने पीछे बताया आपको कंस्ट्रक्शन नॉर्मली क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हमें लेके चलना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लेनी ही लेनी है, वो तो भाई आएगी ही आएगी। साथ में क्या है हमारा, बाय
प्लस सब्जेक्ट, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को समझने के लिए मैं लिखती हूँ आप लोगों के लिए, ही टीचेज मी, ही टीचेज मी। और कहा जाता है आपको फ्रेम करो इसका जी पैसिव, तो पैसिव क्या बनेगा एक्टिव वॉइस का, शाबाश। ही टीचेज मी के लिए आप अब यहाँ पे क्या करोगे, आई एम करोगे ना, आई के बाद एम ही लगता है, आई के बाद आप इज और आर नहीं यूज करते हो, आई एम टीचेज, तो टीचेज का क्या बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट, TAUGHT। आगे बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, हिम आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ये था आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट में ही आपका नेक्स्ट कौन सा आएगा, मैंने आपको पहले कहा कि सिंपल के तीनों ही केस बनने हैं, तो सेकंड वन इज योर पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, उसका एक्टिव कंस्ट्रक्शन अगेन वही रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब, वर्ब की लेकिन अब आती है हमारी सेकंड फॉर्म, गो का वेंट, गो के बाद वेंट लगता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे ब्रेक का ब्रोक, वर्ब की सेकंड फॉर्म, साथ में देन ऑब्जेक्ट। और इसी का जब हम पैसिव फ्रेम करेंगे तो क्या बनेगा, पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, साथ में हमारा क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है पास्ट में, यहाँ पे वॉज स्लैश वर्ब, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भाई लगनी लगनी है हर केस में, साथ में बाय, और साथ में सब्जेक्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल एक्टिव के लिए लेते हैं पहले कंस्ट्रक्शन में,